आपको JRF लेकर ही रहना है किसी भी हालत में। तो अपन अब सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है इकोनॉमिक्स की, तो जिसमें अपन ने यूनिट नंबर 9 अपन ने कल क्लियर कर लिए है, एनवायरनमेंट एंड डेमोग्राफी। अब यूनिट नंबर 7 अपनी चल रही है, उसमें भी लगभग काफ़ी परसेंटेज अपना सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, अगर मेरी वॉइस वगैरह नहीं आए तो आप मैसेज कर देना ना, अभी तक सब क्लियर है। ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देता हूँ। ये वाला क्या है कि हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये क्या है, वेट 1 मिनट, ये क्या हो, वेट वेट वेट, लोडिंग। तगड़ा ही कांड होती है ना, थोड़ा वेट करो। टेक्निकल के बेनिफिट भी है और फ़ायदे भी है। सभी एक बार कमेंट करो, जो भी क्लास में आए सभी के सभी कमेंट करो। गुड मॉर्निंग। एक एनर्जेटिक तरीके से आए हो या फिर ऐसे ही उठ के सर ब्रेकफास्ट किया है या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो और चलो सर की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करना है। तो सेंट्रल बैंक वगैरह मॉनेटरी पॉलिसी सब क्लियर हो गया आपका। तो आज अपन पढ़ने वाला बहुत ही सिंपल टॉपिक है अपना, बहुत ही सिंपल, मतलब अपन कमर्शियल बैंक के बारे में। अब कमर्शियल बैंक के बारे में तो सबको मोटा मोटा आइडिया होता है, कमर्शियल बैंक के क्या वर्क होते हैं, ये किस प्रकार से वर्क करती है, ये मनी का कैसे निर्माण करती है और ये ब्याज पे क्यों पैसे देती है, कमर्शियल बैंक का पैसे कहाँ से आते हैं, वो पैसे कैसे कमाती है। कोई कमेंट करके बता सकता है। कमर्शियल बैंक का ये होता है कि जितना वो पैसे ब्याज पे ज़्यादा देगी ना, उसको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर ये कैसे? क्योंकि उसका काम यही है कि पैसे ब्याज पे दे और उससे ज़्यादा वो रिटर्न ले और उससे आपको उसको कमर्शियल बैंक को बेनिफिट होता है। जैसे कमर्शियल बैंक आप देख सकते हो कि कमर्शियल बैंक बाकी किसी से, RBI से या अदर किसी से पैसे लेती है ब्याज पे, मान लो उससे लेती है 5% रिटर्न पे, और जनता को, वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट या बिजनेस या इंडिविजुअल वो की पे कर देती है 15% इंटरेस्ट रेट पे। तो उसके पास 10% का जो बचा है ना मार्जिन, वो उसका प्रॉफिट होता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो रीना भारती, कैसे हो? तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है या फिर मैंने आपको कभी देखा नहीं, या फिर आज कॉलेज ऑफ है, बंक करके क्लास लेने आए हो? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, वो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सब आपने पढ़ लिया, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, कमर्शियल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सब। आज अपन कमर्शियल बैंक पढ़ने वाले, बेसेल नॉर्म वगैरह। बेसेल नॉर्म में कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और RBI की सब्सिडी वगैरह याद रखना, और उनका वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अगर आप पूरी याद करो फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद नहीं करो तो फिर आपके वो याद किया हुआ या फिर आपकी वो मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाती है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो टॉपिक आप क्लियर करो ना उसको पूरा क्लियर करो। अब पूरा क्लियर करने का मतलब ये है कि जैसे आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया, सेंट्रल बैंक वगैरह सब कुछ पढ़ लिया और सब्सिडी वगैरह भी पढ़ लिया और सब्सिडी का आपको सन वगैरह सब याद है, लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजिकल याद नहीं कर पाओगे ना तो मतलब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपके पूरे साल की या फिर 3 से 4 मंथ की जो आपकी मेहनत होती है ना, वो बेकार जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये होगा, जो टॉपिक कवर करो ना पूरा कंप्लीटली कवर करना है। ठीक है, और अब अपन पढ़ने वाले हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। क्या होता है? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है दैट प्रोवाइड वेरियस बैंकिंग सर्विस। वो मतलब बहुत सी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है, इंडिविजुअल भी करवाता है, बिजनेसमैन को करवाता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी ये बिल्कुल करवाता है। मतलब एक वित्तीय संस्था हिंदी वालों के लिए। ये व्यक्ति, व्यवसाय संगठनों, विभिन्न बैंकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं अवेलेबल करवाता है। अब सेवाएं क्या होती है? वो अपने पैसे अपने डिपॉजिट भी करता है, अपन को पैसे अपने पैसे जमा भी करता है, अपन को पैसे ज़रूरत होने पर देता भी है, अपने को बैंक पासबुक देता है, चेक देता है, अदर प्रकार की बहुत सी फैसिलिटी देता है। जैसे क्रेडिट कार्ड अपन को देते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं, इनको अपन अदर जगह यूज़ कर ले। ये सारी की सारी जो फिनेंशियल सेवा है वो कौन अपन को प्रोवाइड करवा रहा है? कमर्शियल बैंक अपन को प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मतलब कमर्शियल बैंक बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला अपन को।
और इसके कार्य क्या क्या है, जैसे इसके बहुत से फंक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले इसका प्राइमरी फंक्शन, इसको कार्य को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट? फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी, और सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन। मतलब वो सेकेंडरी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मतलब उसके कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन कौन से हैं और सेकेंडरी फंक्शन कौन से हैं? तो कमर्शियल बैंक के सबसे पहले ये आपको प्राइमरी फंक्शन देखना है कि एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है। मतलब ये एक होती है आपकी जमा होती है ना, वो स्वीकार करता है। मतलब वो एक शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है। डिपॉजिट कौन सी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती है। मतलब एक वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको, और दूसरी मतलब ये लॉन्ग टर्म और डिपॉजिट मतलब ये होता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप कम टाइम में भी उनसे वापस से पैसे जमा करवाए, वो वापस से विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है नहीं है तो आप लंबे टाइम के लिए भी एफडी के रूप में भी वो जमा करवा सकते हैं। मतलब वो बैंक होती है अपनी जमा बिल्कुल स्वीकार करेगा, ठीक है। और मेकिंग लोन होता है। अब ये लैंड लोन भी 2 प्रकार के देते हैं। मतलब 2 से वैसे तो खूब सारे प्रकार के होता है, कम इंटरेस्ट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टाइम के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जो कमर्शियल बैंक का कार्य होता है ना, वो एक प्रकार। अब लास्ट में आप पढ़ोगे एनबीएफसी। मुझे ये कमेंट के प्रकार ध्यान रखना है कि अभी मैं आपको कमर्शियल बैंक पढ़ा रहा हूँ ना, तो आगे आने वाला टॉपिक अपना एनबीएफसी होगा ना, उसके बारे में आपको बिल्कुल मैं पूछूंगा कि आपका बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनीज है। एक होता है एनबीएफसी और एक एनएफआई होता है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज होता है, और एक होता है ये कमर्शियल बैंक। तो आपको यहाँ से अभी अच्छे से देखना है कि कमर्शियल बैंक होती है वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ताकि आप वो एनबीएफसी करोगे ना तब याद रहेगा, अच्छे से सुविधा रहेगी। अब ये लोन मेकिंग देता है, ठीक है, लोन क्रिएट करता है, और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब क्रेडिट फैसिलिटी मतलब ये इस प्रकार है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे के सारे देता है। वो पेमेंट में भी मतलब ये बिल्कुल सुविधा देता है। आपको किसी को पेमेंट करना है, आपको ये भी होता है जैसे किसी पहले आज के टाइम में तो अपन मोबाइल से डायरेक्ट किसी के अकाउंट में यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर देते हैं। जब शुरुआती में से होता था कि जैसे आप कोई स्टूडेंट मान लीजिए आप वो रहते थे ना अदर सिटी में स्टडी के लिए, अदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाते थे घर से दूर, तो उनके फादर क्या करते थे, उनके फादर बैंक में जाके उनके अकाउंट नंबर में पैसे डाल देते हैं। मतलब वो अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल देते, कैश लेके जाते थे। और ऐसा भी होता है कि अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा देते थे। तो मतलब वो एक बहुत सारे इस पेमेंट की सुविधा देते हैं। लेकिन वर्तमान टाइम में तो बिल्कुल अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, और सारी की सारी बैंकों ने अपने मोबाइल ऐप के जरिए सब सुविधाएं, और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड का पे वगैरह सारा का सारा आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये इनको कमर्शियल बैंक का क्या हुआ, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑफरिंग करती है, ठीक है, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी करवाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आप अपन कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट वो भी होता है कि जैसे अपन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। तो इसके अलग अलग वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन वगैरह बना के कंपनी आती है। जैसे अपने इंडिया में खूब से ऐसे एक्सचेंज है, जैसे एप्लीकेशन है, एंजल हो गया, और भी ऐसे ग्रो हो गया। मैं यहाँ ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, बट वो इसके साथ साथ जो आईसीआईसी बैंक भी होती है ना, वो भी सारी की सारी इस प्रकार बैंक की कमर्शियल बैंक वो भी अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं कि आने वाले इन फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसमें भी वो हेल्प करती हैं। तो ये तो इनके हो गए प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक के। तो ये बहुत सिंपल है प्राइमरी फंक्शन। और उसके बाद में सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं। अब कमर्शियल बैंक का ये भी होता है कि वो मतलब एक सर्विस तो प्रोवाइड करवाती। उनका एक कमर्शियल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक का क्या था, वो उनका कोई रेवेन्यू जनरेट करने का उनका कोई भी प्रकार का काम नहीं था। वो ओनली फॉर जनता को फैसिलिटी देना, मनी कंट्रोल करना, मनी को सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ना ज़्यादा होने देना ना कम होने देना, और नोट प्रेस करना, कॉइन मिंट करना, ये सारे के सारे किसके काम थे, सेंट्रल बैंक के थे। लेकिन उनका एक भी प्रकार का उसमें ऐसा लालच नहीं था कि मेरा रेवेन्यू और या मेरा
ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इनकम हो। वहाँ अपने अपने सेंट्रल बैंक में अपने किसी भी प्रकार की अपन ने रेवेन्यू के बारे में नहीं बात की थी। और यहाँ पे सेंट्रल बैंक का मेन पर्पज़ यही होता है कि मैं कैसे भी प्रक्रिया सेवा तो प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन मेरा प्राइमरी फंक्शन ही, प्राइमरी उद्देश्य मेरा ये होना चाहिए कि मैं रेवेन्यू जनरेट करूँगा। ठीक है, तो मतलब उनकी सेवाओं को बढ़ाते, बिल्कुल बढ़ाते, हमारे को सेवा चाहिए और अतिरिक्त राजस्व भी उत्पन्न करने, मतलब वो एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उनकी सेवाओं को बढ़ाते। ठीक है, आवाज़, वीडियो, वॉइस, पीपीटी क्लियर अगर नहीं आए तो बता देना, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा अपन पढ़ाते जा रहे हैं और आवाज़ भी नहीं आ रही। तो मतलब इनका एक सर्विस और सेवाएं प्रोवाइड करता है, लेकिन उनका एडिशनल क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है कमर्शियल बैंक का। ठीक है, कमर्शियल बैंक का ये मेन पर्पज रहता है। और सेंट्रल बैंक का इसी प्रकार का कोई पोजीशन नहीं था। और अपनी सेंट्रल बैंक कौन सी, आरबीआई। ठीक है, अब विदेशी मुद्रा को खरीदना सेंट्रल बैंक का ये भी कार्य होता है। जैसे ये प्राइमरी अच्छा, ये सारे के सारे प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट आपको देखना है कि ये विदेशी मुद्राओं का व्यापार भी करता है। और विदेशी मुद्रा होती है ना, जैसे अपन को विदेशी मुद्रा चाहिए या फिर कोई अपने बाहर से कोई आ रहा है तो विदेशी मुद्रा जैसे तो उनसे लेके और उनको अपनी करेंसी दे जाता है, ताकि वो विजिटर होता है ना, वो अपने कंट्री में आराम से विजिट कर सकता है। तो ये इनके सेकेंडरी फंक्शन में आता है कि फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, मतलब विदेशी मुद्राओं को खरीदना और बेचना, सेल एंड बाई करना, वो किसके अंतर्गत आता है, विदेशी मुद्रा का व्यापार। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है। और इसके साथ साथ टूरिस्ट आते हैं, उनको तो होता ही होता है, लेकिन जो अपने इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होता है उनको और भी आसान और सुविधाजनक बनाने का काम कमर्शियल बैंक करते हैं। ठीक है, और सेकंड इनका काम होता है बीमा सेवा। बीमा सेवा मतलब इंश्योरेंस सर्विस। ये किसका काम है, कमर्शियल बैंक का। ये ग्राहकों को जीवन, स्वास्थ्य, सामान्य बीमा उत्पादन प्रदान। आपने किसी ने कर रखा है इंश्योरेंस बीमा, हेल्थ बीमा, एजुकेशन बीमा, मतलब सामान्य जनरल बीमा। इससे क्या होता है कि मतलब इन द फ्यूचर जैसे अलग अलग स्टेट में ये होता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है या फिर ऐसी कंपनी सॉरी मतलब वो क्या होती है, स्कीम आती है, उसके तहत अगर आप इंश्योरेंस वगैरह करवा रखे हो तो आपको लगभग 25 लाख के आसपास अगर आपका कोई चार्जर होगा तो बिल्कुल फ्री में आपका उसका इलाज होगा हेल्थ के लिए। तो ये सरकार बहुत अच्छी योजना लेके आ रही है और उसमें कमर्शियल बैंक का भी इनका बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये दो बड़े बड़े ये एक्सचेंज बिजनेस एंड इंश्योरेंस सर्विस ये कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, और उसके बड़े बड़े मोर 4 फंक्शन है जो चारों के चारों अपन यहाँ पर रीड करने वाले हैं। और थर्ड होता है क्या, इन्वेस्टमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। कौन, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये एक पोर्टफोलियो, मैनेजिंग पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, अब पोर्टफोलियो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कोई कंपनीज होता है तो उनका डेब्ट का मतलब उनका आने का जाने का सारा पोर्टफोलियो बनाने का काम करती हैं। और कुछ, एक सेकंड, ये क्या हो गया, और कुछ लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे मार्केट वगैरह में, जैसे कैपिटल मार्केट में, तो वो कैसे अलग अलग कंपनीज के क्या करते हैं, अपने शेयर बाई कर देते हैं। तो वो उनका एक पोर्टफोलियो मैनेज करता है। लेकिन वो सारा का सारा मैंने मतलब उनको अवेलेबल उनको फैसिलिटी देने के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम कौन क्या होता है, कमर्शियल बैंक का। एंड सेलिंग सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी भी सेल करने का कार्य किसका होता है, कमर्शियल बैंक का। तो ये आपको सेकेंडरी फंक्शन में याद रखना है। और फोर्थ होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मेड। ये भी किसका होता है, विदाउट सिक्योरिटी इन करंट अकाउंट वेयर लोन आर गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेबल ऑन द। मतलब ये होता है कि मतलब चालू खाते में बिना सुरक्षा के दी जाती है। मतलब ओवरड्राफ्ट चालू खाते के बिना, चालू अगर आपका करंट अकाउंट नहीं है, अगर आपका सेविंग अकाउंट भी है तो भी आपको ऋण सुरक्षा के विरुद्ध दिए जाते हैं, लेकिन शेष ब्याज दिए होता है। मतलब ये होता है कि अगर आपका करंट अकाउंट नहीं है, आपका सेविंग अकाउंट है, तो भी आपको लोन वगैरह की प्रोवाइड वगैरह ये सारी की सारी फैसिलिटी कमर्शियल बैंक दे सकता है। अब बैंकों की जमा राशि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब आपको ये सबसे पहले बताना होता है कि मनी क्रिएट कैसे करती हैं। मनी क्रिएट का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, और मनी क्रिएट कैसे करता है, मनी क्रिएट ऐसे तो है नहीं कि मशीन से मनी क्रिएट करेगा,
वो तो फिर मनी को सर्कुलेशन में लाना, मतलब मनी को प्रेस करने का काम हो गया, नोट प्रेस करने का काम होता है, वो तो आरबीआई करता है। अब मनी क्रिएट करने का मतलब ये होता है कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करती है। कमर्शियल बैंक ऐसे तो है नहीं कि पैसे को नोट छापती है, तो उनके पास पैसे आते कहाँ से और वो कैसे बेनिफिट करती है। कमर्शियल बैंक का ये होता है कि अपन ज़्यादातर लोग जनरली अपन क्या करते हैं, सेविंग डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में अपन अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट जमा करवा देते हैं, ठीक है। और उन पे वो अपन को इंटरेस्ट देती है, मैक्सिमम सालाना 5 से 6% रिटर्न दे देती है। और फिर वो उन्हीं पैसों को क्या करती है कमर्शियल, उन्हीं पैसों को वो क्या करती है वापस से इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट सेक्टर, उनको लोन प्रोवाइड कर देती है। मान लीजिए अपन ने 5% इंटरेस्ट रेट की वजह की रेट की दर से अपन ने बैंक में पैसे जमा करवा देती है, और वो बैंक क्या करती है और उन्हीं पैसों को 10 से 15% के रिटर्न के तौर पर किसको दे देती है, इंडिविजुअल, बिजनेसमैन या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में उनको लोन दे देती है। तो उनको माना कि 15% में देती है, अपन को 5%, फिर भी उनके पास 10% का रिटर्न रह जाएगा। और जो 10% का वो मार्जिन है या फिर जो उनका वो प्रॉफिट है ना, वो उससे मनी क्रिएट करती है, फिर उन्हीं मनी को वापस से वो जनता को देती है। उन्हीं जो प्रॉफिट हो रहा है उन्हीं प्रॉफिट से अपने एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह पे करती है, और जो प्रॉफिट रहता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको रिस्क होता है, उसका रिवार्ड के रूप में उसको प्रॉफिट भी मिलता है। तो ये एक बड़ा काम होता है। और जैसे ये पूरा का पूरा 5% का पूरा माना कि अपन ने पूरा का पूरा जो पैसा डिपॉजिट होता है ना, वो पूरा का पूरा पैसा जनता में नहीं देती है, उसका क्या करती है वो SLR CER वो पूरा का पूरा अपने पास रखती हैं। आप सभी को पता है कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है, और SLR लिक्विडिटी रेशियो है जो अपने पास रखती है, ठीक है। तो ये मतलब एक मिनिमम अमाउंट के तौर पर इनको रखना पड़ता है। जैसे SLR रेशियो कितना, कैश 18% है, और कैश रिजर्व रेशियो कितना है 4.5 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मतलब ये अपने कमर्शियल। तो अब आपने देखते हैं 2 टाइप की इनकी डिपॉजिट होती है। एक तो प्राइमरी डिपॉजिट है। प्राइमरी डिपॉजिट में वो होता है जो इनिशियली केस बाय द पब्लिक, मतलब इनिशियली केस डिपॉजिट होता है बाय द पब्लिक, एक जनता द्वारा जो प्रारंभिक मनी जमा करवाई जाती है बैंक में, मतलब सबसे पहले बैंक के पास पैसा आता है, वो उनका प्राइमरी डिपॉजिट होता है। अब सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट वो होता है कि मतलब वो एक ऋणों के कारण जो उत्पन्न होने वाली धनराशि जिन्हें बैंक पुनः जमा किया जाता है। मतलब ये होता है कि बैंक ने क्या कर दिया कि अपन लोन पे पैसे दे दिए, ठीक है, मतलब लोन दे दिया, इंटरेस्ट रेट पे दे दिया, और माना कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट पे जैसे 1 लाख रुपये दिए, तो 1 लाख रुपये तो अपने पास आएंगे ही आएंगे, बैंक के पास जाएंगे ही जाएंगे, और उस पर माना कि 10% से दिया या फिर 15% से दिया, जो भी जो उनका इंटरेस्ट रेट का जो प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट होता है, तो 1 लाख से उनको लगभग 1,05,000, 1,10,000, मतलब जो इंटरेस्ट रेट मिला के जो जमा होता है। अब जो 10,000 है, जो 1 लाख रुपये से ऊपर होता है ना, वो जो पुनः प्राप्त होता है ना, वो मनी क्रिएशन करता है। तो मतलब वो एक पुनः डिपॉजिट होता है ना, वो क्रेडिट क्रिएशन के वो मनी क्रिएशन करता है, तो वो एक होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। और वाणिज्य बैंकों द्वारा धन सृजन की 2 कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। वाणिज्य बैंक होते हैं, उनको द्वारा धन सृजन का कार्य कितने कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, 2 फैक्टर। वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, प्राइमरी डिपॉजिट एंड लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है, ये मनी क्रिएशन के बिल्कुल अपोजिट होता है। अब मनी क्रिएशन के कैसे अपोजिट होता है, इसका होता है वो न्यूनतम जमा का वो न्यूनतम जो वाणिज्य बैंकों के नकदी के रूप में तरलता में रखना अनिवार्य होते हैं। ये मतलब ये होता है उनको, मतलब एक अपने पास मिनिमम अमाउंट के रूप में उनको रखना ही पड़ता है। क्या पता कल वापस किसी ने बैंक ने लोन दे रखा है वो वापस नहीं दे, और अब दूसरा पर्सन चला जाए कि सर मेरा तो जो डिपॉजिट है वो मेरे को वापस पे करो, तो बैंक कहाँ से करेंगे। तो जो इसलिए बैंकों को मिनिमम अमाउंट के तौर पर उसके पास रखना पड़ता है। अब ये जैसे देख सकते हो आप, ये टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें यह है टोटल क्रेडिट क्रिएशन का किसके अपोजिट है, टोटल इनिशियल डिपॉजिट डिवाइड बाय लिक्विड रिजर्व रेशियो एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक तरीका का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का है ना,
मनी क्रिएशन लिख देते अपन। ये देख सकते हो LRR के बिल्कुल अपोजिट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मनी जितनी भी क्रिएशन होगी कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन करेगा वो LRR के बिल्कुल इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। अगर ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो मनी क्रिएशन कम होगा, ये कम होगा तो मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए। जैसे LRR का मतलब है कानूनी आरक्षित अनुपात, वो धनराशि जिसे बैंक अपने आरक्षित रूप में रखता है। मतलब ये हो गया कि मतलब एक फिक्स डिसाइडेड परसेंटेज होता है जो उतना कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है। और ये जो परसेंटेज है ना, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इस मतलब ये हो गया कि अगर वो ये रेशियो कम कर दे, सेंट्रल बैंक ये चाहे कि ये LRR रेशियो उनका कम कर दे, तो मनी का क्या होता है इकोनॉमी में कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा सप्लाई कैसे होगी? क्योंकि बैंकों के पास मान लिया 10,000 करोड़ का उनको LRR रखना है, वो 10,000 करोड़, अब बैंक RBI बोलते नहीं अब 10,000 करोड़ न रखे, आप 5,000 करोड़ भी रख दो। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, जो 5,000 करोड़ है ना वो अपनी पब्लिक में या फिर इकोनॉमी में सर्कुलेशन में लेके आ जाएगा। अब ये सर्कुलेशन में जाएगा तो क्या होगा, उन 5,000 करोड़ पे बैंकों को तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इससे इंटरेस्ट रेट मिलने की वजह से मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा नहीं होगा। तो आप अंदाजा बिल्कुल देख सकते हैं कि जो LRR होता है ना वो बिल्कुल मनी क्रिएशन के अपोजिट होता है। और क्रेडिट गुण आवश्यक आरक्षित अनुपात का युद्धक्रम, ये मैंने जैसे क्रेडिट गुण, जैसे ये LRR है ना, ये आरक्षित अनुपात का मनी क्रिएशन है ना, ये बिल्कुल विवरण ऋण सर्जन के लिए आवश्यक शर्तें। अब ऋण सर्जन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी? जनता से नहीं जमा राशि स्वीकार करना, ये आपको इम्पोर्टेंट देखना है। और बैंकों की पैसे उधार देने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ये देख मतलब जनता की जमा तो वो स्वीकार करेगा ही करेगा, क्योंकि जनता की जमा स्वीकार नहीं करेगा तो बैंकों के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये तो मतलब एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अब बैंकों को पैसे उधार देने की इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बैंक ऐसे हो ठीक है जनता से पैसे ले लिए लालच में, वो मतलब आलस में पड़ी है कि नहीं जनता को कौन पैसे दे, पब्लिक को कौन पैसे दे, अपने मरने दो। तो फिर वो से मनी क्रिएशन नहीं होगा। तो फिर मनी क्रिएशन नहीं होगा तो बैंक क्या लॉस में चले जाएंगे, लॉस में चले जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो फिर वो धड़ाधड़ शेयर गिरेगा, पता नहीं इकोनॉमी में क्या क्या होगा, कोई भागम दौड़ाएगा। तो मतलब यही है कि बैंकों के पैसे उधार देने की इनकी क्षमता भी होनी चाहिए, और उधारकर्ता की उधार देने की इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं उधारकर्ता कोई उधार ही नहीं ले, मतलब जिसको ज़रूरत है वो बैंक के पास जाए, बिल्कुल जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको इतना इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिलेंगे, इस दर पे मिलेंगे, ये सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, वो सारे के सारे बिजनेस के अकॉर्डिंग उनको पैसे लिए जाएंगे। ऐसे नहीं हर कोई चला जाए चलो मेरे को पैसे दो 10 करोड़, ऐसे बैंक नहीं देगी। आपका क्या पर्पज़ है, आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, आप वापस रीपे कैसे करोगे, आपका क्या मॉडल है, किस अकॉर्डिंग आप पैसों को यूज़ करोगे, वो सारा का सारा देखे। अब आपको क्या, अपन को क्या लगता है कि देखो अपन को बैंक पैसे नहीं देती, बैंक को क्या होता है ऋण लेने वालों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। वो ऐसे बिलीवेबल बंदों को लोन देना चाहती हैं कि मतलब उनको कभी कभार तो उनको कहते हैं कि कम इंटरेस्ट रेट पे भी पेमेंट कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है इनसे तो हमारे पैसे वापस आएंगे ही आएंगे, 100% पे बैक की सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए मतलब एक बैंकों को अपने से ज़्यादा उनको ऋण लेने वालों की ज़रूरत होती है। तो ये सारे के सारे मनी क्रिएशन के पार्ट है, तीनों समझ में आ गए ना? एक बार सारे कमेंट करके बोलो कि समझ में आ गया अपन को। और ये अपन ने देख लिया है पूरा एक्सेप्टिंग इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वर्जन। ये इंग्लिश वर्जन है अपने के लिए, एसेंशियल कंडीशन फॉर क्रिएशन ऑफ मनी क्रिएशन एक्सेप्टिंग द फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से करेगा। और उसके बाद में कह रहे हैं विलिंगनेस टू बैंक टू लैंड मनी देना को और टू बोरोवर मनी, ये क्या होती है? कंपलसरी मनी क्रिएशन होता है। और अब मैंने आपको बता दिया कि LRR मनी क्रिएशन के बिल्कुल इन्वर्सली रिलेटेड होता है, ठीक है। अब अपने को देखना है कि ये तो मैंने सारा कमर्शियल बैंक के बारे में आपको डिटेल से बता दिया कि कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है और वो काम क्यों करती है। अब अपन इन बैंकों का इतिहास जानेंगे कि बैंकों का इतिहास कैसे रहा है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन इनके इतिहास के बारे में आएगा। इतिहास के बारे में मतलब कौन सी बैंक कब आई,
पहली बैंक कौन सी थी, एक बैंक ऑफ बंगाल क्या थी, बैंक ऑफ मद्रास क्या थी और बैंक ऑफ बॉम्बे क्या थी, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, इन सब को मिलाकर इंपीरियल बैंक कब बनाया गया था, फिर इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, फिर आपको ये देखना है 14 बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया था, फिर 6 बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया था। अब 6 बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, वो 6 बैंक कौन कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि मतलब अदर बैंकिंग है ना अपने इंडिया में जो धीरे धीरे उनका अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में अपन बैंकों को होता है, अगर बैंक जनता लोन ले लेती है, पब्लिक लोन ले लेती है, वापस रीपे नहीं करती है, तो जो एनपीए होता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, वो कैसे अपन उनको वापस से करती है, वो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये सारा का सारा अब अपन पढ़ने वाले। तो अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्टिवली और एनर्जेटिक रूप से आपको क्लास ज्वाइन करती है। बिल्कुल आप सभी को एक एनर्जेटिक रहो, आपको जेआरएफ करके ही दिखाना है, कैसे भी करो आपको जेआरएफ करना ही करना है, क्योंकि आप ये मनी एंड बैंकिंग वाला ये जो यूनिट है ना, यूनिट नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, लेकिन इसको आपको 2 से 3 बार याद रखना पड़ेगा। और कल मैं आपके लिए यूनिट लेके आ रहा हूँ, सॉरी यूनिट क्या टॉपिक लेके आ रहा हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज वगैरह जो सारे के सारे है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हर बार एक क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट बार भी एनबीएफसी से एक क्वेश्चन आया था जो अपना 28 अगस्त को पेपर हुआ था। तो ये मान के चलो हर बार पेपर में, तो बिल्कुल अच्छे से तरीके से मेरे साथ जुड़ जाओ आप, बिल्कुल क्लास को लो एक एनर्जेटिक रूप से, क्लासों को इकट्ठी मत होने दो। अब अपन बैंक का इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, बैंकों का विकास, मतलब बैंकों का विकास किस प्रकार से हुआ। पहला आधुनिक बैंक 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था। तो आधुनिक बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया था, मद्रास में स्थापित किया गया था। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना, ये आपको दोनों याद रखना है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, 1770 में। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे, कलकत्ता में। तो ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कहाँ पर और कब हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में ये ध्यान रखना है जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1786 में, 1786 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। मजा आ रहा ना पढ़ने में, कोई एक्टिव ही नहीं हो फिर कैसे मजा आएगा आपको। 3 प्रेसिडेंसी बैंक, अब 3 प्रेसिडेंसी कौन सी, सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल है, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे है, बंगाल मतलब कलकत्ता में बंगाल है, और बैंक ऑफ मद्रास है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर ले एक्रोनिम के तौर पे बीबीएम, मतलब बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो ये याद रखना है कि बंगाल की स्थापना कब हुई थी, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कर रहा हूँ, ना कि मैं बंगाल की स्थापना बता रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी, 1816 में। और बैंक ऑफ बॉम्बे की कब हुई थी, 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में। इन दोनों में के बीच में 3 साल का डिफरेंस है, 1840, 1843 बीबीएम, ठीक है। मजा आ रहा ना, इस प्रकार से याद रख लो। और इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक बनाया था, कब बनाया था, 1921 में। और उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1955 में। ऐसे याद रखो तब मजा आएगा। अब ये देख सकते हैं इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, ठीक है। और जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1955 में, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन सी थी, बीबीएम, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। कब थी, 1840, 1843। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक। कब बनाया गया था, 1921 में। और उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1955 में। और उसका नाम क्या कर दिया गया था, क्या ये देखो, बैंक ऑफ, मतलब इसका गठन कर दिया, नाम कर दिया बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। बट ये एक जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है, क्या पता इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में, मैं आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा। अब ये सारे के सारे, अब ये मैंने बताया कि एसबीआई के 5 बैंक कौन कौन से थे, ठीक है। 1955 में उनको बदल दिया, नाम राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और उनके बीच में 5 इंपॉर्टेंट ये बैंक कौन कौन से थे, ये आपको नाम बिल्कुल एकदम डिटो याद होना चाहिए। कि आपको ऐसे ऑप्शन में दे दिए जाएंगे इनमें से इनका पार्ट कौन सा नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक ऑफ ट्रावनकोर था, और बैंक ऑफ पटियाला था, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, बैंक ऑफ मैसूर था, बैंक ऑफ हैदराबाद था। ये सारे हैदराबाद, मैसूर, बीकानेर, पटियाला, त्रिवेंद्रपुर, ये आपको बिल्कुल नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं।
और उसके बाद में जैसे कई और भी मैं आपके लिए बैंक लेके आया हूँ, जो कि आपको बिल्कुल इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखना है। इनकी स्थापना कब हुई थी, आपको डायरेक्टली ऐसे ही पूछ दिया जाएगा, इधर बैंक दे दिया जाएगा, इधर सन दे दिया जाएगा, आपको मैच करना है, या फिर आपको ऐसे दे दिया जाएगा। इन बैंकों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखो। ये लगता है ऐसे कि बहुत सिंपल, ये क्या याद करें, लेकिन मैं आपको ये याद करना पड़ेगा, बता रहा हूँ कि ये इस टाइप से याद करना। मेरे क्लास लेने का पीछे पर्पज़ यही है। बाकी मैं तो आपको पीडीएफ दे देता, आप आराम से याद पढ़ लेते, तो फिर आप पढ़ लेते, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि सर हम कौन सा कैसे पढ़े। तो ये गाइडेंस का मतलब यही होता है। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं पूरा का पूरा आपको रट्टो रट्टो याद ही करवा दूँ। ये मेरा मतलब मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ आपको इनमें कैसे याद करना है, और फिर वो आप पढ़ोगे ना। तो अब एक आप सभी को पता ही होगा कि अपन को सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए ओनली फॉर वीडियोस देखने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करने का पड़ेगा, तो सबसे पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, फिर मॉक 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 PYQ, फिर अपना सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो ये बैंक ऑफ में सारी जानता है कि आपके लिए सीक्वेंस ऑर्डर में भी लेके आया, जैसे 1865 में, 1894 में, 7 में, 9 में, 11 में, ये सारी की सारी इनको आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले इलाहाबाद बैंक आया, पंजाब आया, बैंक ऑफ इंडिया आया, बैंक इंडियन बैंक आया, बैंक ऑफ बड़ौदा आया, ये आपको सीक्वेंस से याद रखना है। और फिर अपन को ये देखना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ था ना, वो किसके शासनकाल में हुआ था। मैंने बताया था ना कि 14 लार्जेस्ट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब से 14 बड़ी बड़ी जो लार्जेस्ट बैंक था उनका नेशनलाइजेशन हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ था। उस टाइम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी थी। तो ये आपको देखना है, गवर्नमेंट इंडिया मतलब एक प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे अपने इंदिरा गांधी थे। कौन थे उस टाइम अपना प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी। और वो एक क्या लेके अध्यादेश लेके आए थे, कितने बैंकों का, 14 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंकों का अध्यादेश लेके आए था। कब लेके आए थे, 19 जुलाई 1969 में लेके आए थे, 1969 में लेके 19 जुलाई 1969 में लेके आए थे। तो ये आपको याद रखना है, कितने बैंकों का, 14 किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और फिर ये मतलब इसमें आप देखते हैं, मतलब 85% ऑफ बैंक डिपॉजिट ऑफ द कंट्री एंड मोस्ट एज द प्राइवेटली ओन, ये सारे के सारे 85% बैंकों में जमा थे। अपने देश का 85% जो था, जो सारा का सारा इन्हीं बैंकों में जमा था, इसलिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिए थे। और उनमें से अधिकांश निजी तो स्वामित्व वाले थे, ठीक है। और उसके बाद में ये देखना है कि अपने 6 और लार्जेस्ट बैंक का ये अप्रैल है, ठीक है। और 6 और लार्जेस्ट बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 15 अप्रैल 1980 में किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किसके शासनकाल में किया था, इंदिरा गांधी के। कब किया था, ये किया था कितना, 85%, और 6 का 15 अप्रैल 1980 में किया गया था। अब ये आपको दिख रहा है ट्विन बैलेंस। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत रोमांटिक, बहुत मस्त शानदार टॉपिक है, बहुत सिंपल है। बैंकिंग सेक्टर का सबसे सिंपल टॉपिक था। अब चलो, ये तो अपने सारा का सारा बैंकों का इतिहास जान लिया, बैंकों का काम जान लिया। अब ऐसे कुछ होते हैं ना, जैसे बैंक होते हैं, लोन दे देती है लेकिन वापस पब्लिक पे नहीं करती, तो वो कैसे क्या करते, तो उनको कैसे काउंट करते हैं। अगर NPA नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाए तो कंपनी तो घाटे में चली जाएगी। अब घाटे में चली जाएगी तो इकोनॉमी में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। इकोनॉमी में दिक्कत आ गई, जनता को वापस से पब्लिक को दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आएगा। और पैसे नहीं आएंगे, मनी सर्कुलेशन की वजह से उनका अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या करता है कि जैसे अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग कमेटी आती है, जैसे रंगरांजन कमेटी हो गए, मतलब ऐसे बहुत से टाइम पे धीरे धीरे कंपनी आती है कि बैंकों से जो अपना लोन दे रखा है ना, वो सरकार समय समय पर उसको कुछ लेके आए कि मतलब रूल एंड रेगुलेशन लेके आए कि अगर जिसने पैसे ले रखे उनको वापस से पे करने की उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो, या फिर उनको लीगली कार्यवाही भी की जाएगी अगर वो वापस लोन पे नहीं करेंगे तो ये ट्विन बैलेंस शीट क्या होती है। ट्विन बैलेंस शीट वो होती है, मतलब 2 टाइप की होती है। एक तो ये आपको दिख रहा है क्या अभी, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ना तो मैं आपको PDF दे दूंगा। PDF में आप बहुत अच्छे से देख देंगे, हर सैटरडे को आप हमारी PDF डाउनलोड करके अच्छे से प्रिंट भी निकला सकते हो। अगर आपको प्रिंट नहीं हो रही है, अगर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमारे ये WhatsApp नंबर है, इस पर कॉल करके प्रिंट का ऑप्शन है वो एक्टिवेट करवा लें सर को कॉल करके। हालांकि मुझे ये पता है कि किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन PDF डाउनलोड करने के लिए आपको लैपटॉप में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बैंकिंग
सेक्टर एक, और ये हो गया कॉरपोरेट सेक्टर। क्या है? बैंकिंग सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर किसको लोन देती है? बैंकिंग सेक्टर लोन देती है कॉरपोरेट सेक्टर को। और कॉरपोरेट सेक्टर क्या करता है? पे बैक करता है। क्या करता है? वापस है पे बैक करता है, पे बैक करता है। ठीक है। और जैसे अब ये बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट, तो कॉरपोरेट सेक्टर तो ये डाटा कलेक्ट करेंगे कि मेरे सारे के सारे मैंने कितना लोन ले रखा है। और ये बैलेंस शीट होती है ना किसकी? बैंकिंग की। वो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को काउंट करेगा, मैंने कितनों को पैसे दे रखा है, कितने ने मेरे वापस नहीं किया, एनपीए वगैरह का सारा सारा वो ट्विन मतलब दो की बैलेंस शीट की गणना करती है। किसकी? कमर्शियल बैंक की और बैंकिंग सेक्टर की या कॉरपोरेट सेक्टर की। कॉरपोरेट ने ले रखा है, कमर्शियल ने दे रखा है। इन दोनों का डाटा जहाँ जिस बैलेंस शीट में होता है उसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट या ट्विन बैलेंस शीट, जिसमें दोनों का अपन डाटा इकट्ठे करते हैं। ठीक है। अब बैंकिंग बैलेंस शीट दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट होती है, मैंने बताया था। ठीक है। और दूसरी होती है कॉरपोरेट सेक्टर बैलेंस शीट होती है। अब बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट में क्या होती है? जिसमें इसमें परफॉर्मेंस है, हाई लेवल नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, मतलब एनपीए कैलकुलेशन उसमें किया जाता है। और बैड लोन का मतलब वो होता है कि जो जनता उनको वापस से पे नहीं कर पाती, पब्लिक ही उनको पे नहीं कर पाती है। और पे नहीं कर पाने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। जैसे कुछ तो लोग तो ऐसे होते हैं कि हम पे नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है, लोन लेके भग जाते हैं, जैसे भगोड़े हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लोन इसलिए पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो जॉब होती है वो चली जाती हैं, या फिर इकोनॉमी में कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन आ जाता है, या फिर कुछ डिक्रीज ग्रोथ होने चली जाती है, जैसे उनकी जॉब चली जाती है, तो वो उससे लोन पे नहीं कर पाते हैं। और कुछ तो जानबूझकर भी पे नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द बैंक लैंड एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये एनपीए ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा तो वो एक बैंकों के लिए बहुत बड़ा गलत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो वापस से जनता को लोन पे नहीं दे पाएंगे। और अगर लोन नहीं दे पाएंगे तो वो उनका इकोनॉमी पर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। और जितना कम एनपीए होगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ उतनी अच्छी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। और कॉरपोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट में क्या होता है? द कॉरपोरेट सेक्टर बैलेंस फेस हाई लेवल ऑफ डेट, मतलब कितना लोन ले रखा है, ऑफ्टन रेफर्ड टू एज ओवर लीवरेज बैलेंस शीट। इसको मतलब ओवर लीवरेज बैलेंस शीट के रूप में भी ये इनका अंदर नाम है, इनको भी ऐसे जाना जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है? मतलब ये देख सकते हो इसमें, जैसे ये बैंकिंग सेक्टर होता है, किसको लोन देता है? कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर इसको वापस पे बैक करता है। अगर जो कॉरपोरेट सेक्टर की जो बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस शीट होती है जिसमें डेब्ट के बारे में अपन पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है। और बैंकिंग सेक्टर की जो होती है वो बैलेंस शीट होती है, उनको एनपीए काउंट किया जाता है। और ये दोनों को दोनों ट्विन बैलेंस शीट आती है, इसलिए इनका नाम है ट्विन बैलेंस शीट। ठीक है। अब ये देख सकते हो, वैसे बैंक क्या होता है, बैंक के पास असेस्ट क्या होते हैं, मतलब बैंक ये दो टाइप के देते हैं। ठीक है। एक तो स्टैंडर्ड असेस्ट होता है, एक नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट होता है। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग, जिसको अपन कैसे जानते हैं? एनपीए के नाम से उनको देते हैं। ठीक है। एनपीए वो होता है कि जो मतलब 19 डेज से ज़्यादा भी जो अपन लोन वापस से रीपे नहीं करता है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा की अवधि में भी अपन को वापस से या फिर बैंकों को लोन वापस से रीपे नहीं होता है तो वो उनको एनपीए में डाल देते हैं। और वो एक तो होता है स्ट्रेस होता है और एक रेगुलर। स्ट्रेस रेगुलर में ये होता है कि पेमेंट बिल्कुल टाइम पे आ जाता है, टाइम पर क्या होता है? रीपे होता है, रीपेमेंट होता है। ठीक है। और स्टेट में होता है, इसमें 3 टाइप होता है। ये SMA 0, SMA 1 और SMA 2। ये कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है। तो इसमें SMA 0 में ये होता है कि अगर 1 से 30 दिन का डिले है ना, तो आपको अपन किस में डालेंगे? SMA 0 में डालेंगे। किस में? SMA 0 में डालेंगे। अगर ये SMA 1% SMA 1 है ना, उसमें 31 से 31 डे में डालेंगे तो SMA 1 में डालेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और SMA 3 में कितना होता है? 61 से 90 डे, मतलब इनमें 30 दिन का डिफरेंसेज है इसमें। और जो रेगुलर में आता है तो उसमें किसी भी प्रकार का डिले होता ही नहीं है। तो ये तो बैंक की असेस्ट होगी, ये तो काम चल रहा है तो बड़ा मजे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ तक भी चल रहा है 90 डेज में आ जाता है, फिर भी बैंकों को ठीक है आ रहा है, मतलब बैंक घाटे में नहीं जाएगी।
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, चलो अपन को तो लोन वापस पे करना ही है, शायद 90 दिन से ऊपर भी गुजर गया, 90 दिन से ऊपर भी गुजर गया तो वो वापस लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि हर कोई, अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा होता है उसको 90 दिन से ज़्यादा भी छूट दी जाती है, तो वो सब छोड़ दीजिए कुछ ऐसे सेक्टर को। बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में, उनमें जो ऐसे जो लोन दिया जाता है ना वो 90 डेज के भीतर उनको जमा करवाना ही पड़ता है, मतलब 90 डेज से ज़्यादा ऊपर निकल जाती है तो फिर वो एनपीए में कैलकुलेशन कर दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर किसानों को फिर भी ठीक है, चलो उनको दे देते हैं, उनको हेल्प कर देते हैं, क्योंकि किसानों की जो इकोनॉमी की कंडीशन होती है ना वो थोड़ी वीक होती है, तो सरकार भी चाहती है कि चलो इनको कुछ हेल्प कर दी जाए, तो उनको ज़्यादा ऐसे 90 डेज से ज़्यादा भी छूट दे दी जाती है। तो ये कि सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अब जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, किसी ऋण का एक अवधि तक भुगतान नहीं किया गया हो तो वो एनपीए, मतलब एक अवधि के अंतर्गत अगर वापस से अपन भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वो एनपीए के, मतलब जो भी बैंक उनको एक लिमिट टाइम देता है कि इस टाइम के भीतर आपको किसी भी प्रकार के क्या करना है, आपको बिल्कुल से वापस लोन को रीपेमेंट करना है। अगर उस अवधि के भीतर वो रीपे नहीं कर पाती है तो उसको क्या किया जाता है, एनपीए में काउंट किया जाता है। अब एनपीए कैलकुलेशन करने का क्या फॉर्मूला है, एनपीए कैलकुलेशन करने का ये जैसे ये ग्रोस एनपीए ये वो नेशनल प्रोडक्ट नहीं होता है, वो हैबिट होगी, मैं बोल रहा हूँ ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ठीक है। इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रख लेना है, वैसे कोई ज़्यादा है नहीं, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करने का क्या फॉर्मूला आता है, जैसे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में और टोटल लोन पोर्टफोलियो और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये याद कर सकते, ये एक पर्टिकुलर बैंक की कर सकते हैं। अगर अपन पूरे इंडिया का कैलकुलेशन करेंगे तो सारे के सारे कमर्शियल बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कैलकुलेशन करेंगे और उनको बाद में उन्होंने कितना लोन दे रखा है और उसके बाद में अपन मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करके इसको अपन निकाल सकते हैं। अगर ये जीएनपीए अपने लिए जितना ही कम होगा वो उतना ही अपने इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा, मतलब इकोनॉमी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। और ये जितना ही ज़्यादा होगा वो अपने लिए और बैंकों के लिए, सबके लिए हानिकारक होता है, जिससे बैंकों की इकोनॉमिकली कंडीशन होती है वो कमज़ोर होती चली जाती है। और जिसके क्या है, बैंकों का वो धीरे धीरे ऐसे अपने उसमें बैंकों में बिजनेस करने का विश्वास भी उठ जाएगा और जिससे अपनों को, जनता को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत से नुकसान होंगे। अगर बैंक के धीरे धीरे वो फायदे में नहीं रहेंगे, लोन लोग वापस रीपे नहीं करेंगे तो बैंक क्या करेगी, उनका अपना काम धंधा बंद कर लेगी और जिससे उनके क्या मनी क्रिएशन कम हो जाएंगी, तो मतलब सबको नुकसान ही नुकसान है। तो मतलब ये होता है कि मतलब ये ऐसे पूरी सरकार ऐसे एनपीए कैलकुलेशन करती है, टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन टोटल लोन पोर्टफोलियो, कितना लोन दे रखा है और कितना एनपीए में है और मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे कैलकुलेशन करके एनपीए निकाल सकते हैं। अब धीरे धीरे एनपीए कम हो रहा है ना या फिर बढ़ रहा है, देख लीजिए पहले 1994 में एनपीए कितना था, जीएनपीए कितना था, जीएनपीए कितना था 24.8% था। उसके बाद में 2011-11 में कितना था, 2.5 था, कितना था, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया। और फिर क्या हुआ 2023 में 23 में थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो ऐसे क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मतलब पहले तो ये हो गया, सरकार ने बहुत से इनमें रिफॉर्मेंस, मतलब कंपनी आई, एक्ट, मतलब कमेटियाँ गठन की गई जिससे कि वो बैंकों के बारे में रूल एंड रेगुलेशन लेके आ रही है। मतलब सरकार ने जितना से ज़्यादा मतलब वो कर रखा है ना भुगतान, वो अपन को मिलना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना ट्रेंड। एक कमेटी आई थी, ठीक है ना, नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी ने मतलब ये देख, मैं बता रहा हूँ ना, ये ग्राफ देख सकते हैं आप, ये 1994 में कितना था, 24.8 था। उसके बाद में धीरे धीरे 2011 में कम हुआ था और फिर 2023 में, मतलब इसमें 20 में तो ये काफ़ी बढ़ गया, अब वापस से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मतलब ये अपने के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेट है अपने लिए। मतलब एक कमेटी आई थी, कौन सी आई थी, शिवरमन कमेटी आई थी, ठीक है। उन्होंने ये मतलब था लीगल फ्रेमवर्क फॉर लोन रिकवरी, मतलब एक लोन रिकवरी के लिए मतलब उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया था। मतलब किसी भी प्रकार से अपन को लोन वापस से लेना है और लोन रिकवरी के लिए अपन को एक मजबूत ढांचा बनाना है, वापस से लोन रिकवर करना है जिससे कि
एनपीए की मतलब धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। जो तो मतलब ये कमर्शियल बैंक ही क्या करता है, गवर्नमेंट भी हेल्प करता है। गवर्नमेंट भी हेल्प करता है किसकी, कमर्शियल बैंक की। ठीक है, तो मतलब एक गवर्नमेंट भी हेल्प करता है, रूल एंड रेगुलेशन लेके आती है और लोन को रिकवरी की कैसे भी करके अपन को रिकवरी करना है। और नेट एनपीए फॉर ऑल बैंक सजेस्टेड टू बी कट डाउन बिलो 5%। मतलब उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि सारे की सारी बैंकों को मतलब 5% के लगभग 2000 में तक उनको लेके आना है, और उसके बाद में भी 3% तो 2002 में लेके आना है। ठीक है, 2002 तक उसको मतलब 3% लाना, और भी मतलब 2002 तक 5% है और 2003 तक 3% के आसपास लेके आना है। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रख सकते हैं। मतलब इसमें ये देख रखा है नरसिम्हन कमेटी, मैंने बता रहा हूँ नरसिम्हन कमेटी, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें बैंकों। और आपको ये ध्यान रखना है कि नरसिम्हन कमेटी आपको ऐसे पूछ लिया जाए तो किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से। यहाँ से आपको ध्यान हो जाएगा, क्योंकि ये कमेटियों के बारे में अपने फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नरसिम्हन कमेटी किससे जुड़ी हुई है, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। और उन्होंने क्या सुझाव दिया था, उन्होंने ये सुझाव दिया कि मतलब एक सरकार को एक मजबूत ढांचा तैयार करना है, वो वापस से कैसे भी कैसे के वापस अपन को जो लोन ले रखा है वो रीपेमेंट अपन को लेना है। और 2000 तक उनको कितना करता है एनपी जीएनपी कितना करना है 5%, और 2002 तक कितना करना है 3% करना है। ये किसने बोला था, है नरसिम्हन कमेटी ने। तो नरसिम्हन कमेटी किस सेक्टर से जुड़ी हुई है, बैंकिंग सेक्टर से। ठीक है, सब मज़ा आ रहा है क्लास पढ़ने में। तो यहाँ तक अपना आज का पूरी क्लास फिनिश हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को मस्त लगी हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लास में कमेंट करके बताए, मैं वापस से रिवाइज कर दूँ, कोई डाउट क्लियर कर दूँ। उसके बाद में क्या है, अपन मैं थोड़ा बहुत एमसीक्यूज वगैरह आपको बता देता हूँ। फिर अपन क्या करेंगे, क्लास यहाँ पे फिनिश करेंगे, कल मिलेंगे फिर एनबीएफसी के साथ। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कौन सा बैंक करके बनाया गया था, तो मैं आपको बताया था कि 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी, बीबीएम थी। कौन सी थी, बीबीएम थी। बीबीएम कौन सी थी, बीबीएम का मतलब था बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। और उनकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में मतलब स्थापना तो उनको ऐसे हुई थी 1800 में हुई थी, और फिर 1840 में हुई थी, और 1843 में हुई थी। और इनको तीनों को मिलाकर मर्ज कर 1921 में क्या बनाया था, इंपीरियल बैंक बनाया था, और उसका नेशनलाइजेशन 1955 में कर दिया गया था। तो ठीक है, तो इसलिए आपको देख सकते हो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं है, जनरल बैंक नहीं है। तो इनको अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और एक लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। अब ये होमवर्क में क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ गया, भाग गया क्या, गायब गायब गायब। हाँ, बैड लक बैड लक बैड लक बैड लक, आपका बैड लक का क्वेश्चन मिला ही नहीं, या फिर अच्छा लग कह सकते हो, आपको होमवर्क का क्वेश्चन नहीं मिला, इसमें टाइप ही नहीं है, या फिर ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन था कमर्शियल बैंक के बारे में था कि कमर्शियल बैंक इसमें से मनी क्रिएशन का काम कमर्शियल बैंक करती है या फिर आरबीआई करती है। और फिर एनपीए से रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके आया था, लेकिन वो पता नहीं पीपीटी में गायब हो गए। बट ट्राई करूँगा कि कल की क्लास में वो वाले क्वेश्चन लेके आऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब सभी को मेरी क्लास मस्त, शानदार और एक अच्छी लगी होगी। और मैं आपसे ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप बिल्कुल कल हमारे साथ जुड़ोगे। आज जितने सारे स्टूडेंट जुड़े हो तो कल सारे के सारे एक एनर्जेटिक तरीके से मेरे साथ जुड़ोगे, और एनर्जेटिक तरीके से अपन जेआरएफ तक रहेंगे, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ रहेंगे, और फुल कॉन्फिडेंस लेवल से रहेंगे कि मेरा जेआरएफ नहीं हुआ तो किसी माइकल लाल का जेआरएफ होगा ही नहीं। तो यहाँ तक अपनी क्लास फिनिश होगी, तो यहाँ तक अपनी जर्नी फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में। बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।